तो नाज़ा साहिबा और मोहतरम तलत साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो मोहतरमा से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। मोहतरमा, ये फरमाइए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? तो मुझे शौक था यही एनसीए में जाने का, बट आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली। अच्छा। तो वो मेरे पेरेंट्स को इतना नहीं था कि अच्छा। बस फिर मुझे शौक था कि मैं एनसीए में करूं, और बस फिर आई थिंक तो फिर सईद अख्तर साहब के बाद आप भी? जी, वो तो मैंने ट्रेनिंग करी ना, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उधर तो करवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि रास्ता निकाल ही लेती कोई ना कोई। जी। क्या पेंट करना वैसे आपको ज्यादा पसंद रहा? पैसे। अब मैं नहीं पेंट अप करती, लेकिन मैंने स्केचिंग सीखी थी। अच्छा, आपको sketching मैंने पसंद है, वो ठीक है। टेस्ट के लिए तैयारी की थी। हाँ। उसके बाद फिर उस तरह मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक आपको है। बताया। तो आई एंडेड अप एज अ पॉलिटिशियन। तो जैसे ही खत्म हुआ तो आई गॉट इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट, और बस फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। और फिर बस आई ऑलवेज जो आपने अब तक स्केचेस बनाए, उसमें आपका पसंदीदा स्केच कौन सा था? वो मेरे घर के स्टाफ होता था, जो आपका ड्राइवर है उसको बैठा लिया, और वो फिर उसे कहती थी हिलना नहीं है, आपको पता है वो बड़ा सख्त होता है। तो वो उसने बड़ा मेरे से, सबने जब मैंने निकलना ना अंदर से बाहर, तो अम्मी से सारों ने सिफारिशें करानी कि बाजी से, बीबी से हमें बचा लें, इसने हमें बैठा लेना, और फिर कहना सांस भी क्यों लिया है। तो वो आपको पता है लाइफ ड्राइंग जरा सख्त होती है, स्टिल की जरा फर्क होती है। तो उन्होंने सारों ने सिफारिशें करनी, और मुझे देख के उन्होंने भाग जाना कि बाजी मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ। फिर मैंने अम्मी से कहना कि इसको बैठा दें, ऐसे कहीं अब हिलना नहीं है यहाँ से। बाजी कहते मियां साहब ने क्या सामने बैठो तो साह नहीं लेना। वो एक जगह कभी टिक के बैठ ही नहीं सकते, उनके वो एक जगह कहीं उनको बैठना हो तो उनके लिए पनिशमेंट है। तो आपने उनका स्केच कभी नहीं बनाया? नहीं, मैं वो बैठते ही नहीं आराम से। बस स्केच बनाने के बहाने ही कभी उन्हें टिका के बिठा लीजिए आप, है ना? तो गुर की बात बता रहा हूँ। जी तलत, एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ये है कि मैं गायकी सीख नहीं पाया। मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी, बहुत टाइम भी था, और बहुत ही गुनी उस्ताद थे, और मतलब उनका इस मुआशरे में एक मुकाम था, एक नाम था, जुल्फकार अली साहब। जुल्फकार अली अत्रे। जी। रिसेंटली अभी उनकी डेथ हुई। जी, जुल्फकार अली को कौन म्यूजिक? तो उनका तो म्यूजिक ऐसा सुपर डुपर हिट म्यूजिक है, और बस मैं कहता हूँ, और वो मुझे बेटे की तरह प्यार करते थे। अच्छा। तो मुझे कहते मेरे को आ जाया कर, अद्धा घंटा ला लिया कर, तेनू मैं सीधा करा देंगा, क्लासिकल थोड़ा जिहा सीख जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पुत्र सिंगर का एक ही गाना होता है, तो पूरे मुल्क फिरदा घूमी फिरेगा, दुनिया फिरदा। तो पंजाबी में उनका प्यार था मुझसे, वो इतना बताते थे। बट मैं चूंकि एक्टिंग वाली साइड पे था, तो उनको पता था ये गाता भी है और गा लेता थोड़ा सा बहुत अच्छा, तो मजीद इसको मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो बस ये मुझे रिग्रेट है। बस मैं सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे और उनसे बिछड़ना बढ़ जाएगा। जुल्फकार साहब की और कोई बात, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके हाफजे में रह जाती हैं। मैं और जुल्फकार साहब एक महफिल में गए जहाँ पे वो म्यूजिक बना रहे थे, जुल्फकार साहब। ठीक है। फिल्म का नाम था मजाजन। तो वहाँ पे एक शख्स थे, वो बहुत ही नामवर शख्सियत हैं, और वहाँ मौजूद थे, और जुल्फकार साहब बाजे पे बैठे हैं और अपनी वो धुन तैयार कर रहे हैं। जो सामने वाले शख्स थे ना, और नामवर शख्स, वो बार बार इनके काम में इंटरप्शन कर रहे थे। जुल्फकार साहब को कहते हैं जुल्फकार साहब इधर एंज कर लो, इधर एंज कर लो। अब जुल्फकार साहब ने 2-3 दफा इग्नोर किया। अब वो फिर दोबारा बाजे पे हाथ रख के वो धुन बना रहे हैं। वो शख्स फिर बोले कि जुल्फकार साहब इधर चुप कर रहे, तेनू पता है इस काम दा? ये जुल्फकार साहब ने उनको कहा। तो अब जब ये सब चीजें हो गई और वो जो महफिल थी बर्खास्त हुई, तो उसके बाद जुल्फकार साहब कहते हैं मेरे पसीने छूट गए। उस टाइम मैं कहता, क्योंकि मेरे काम में उस टाइम कहते मैनू आप नहीं समझ आई कि होया की है। तो कहते बाद मैं डर मैनू कितने गुंडे जो आके मैंने चुकाए ना लवे करो, चूंकि वो सर बड़ी पावरफुल शख्सियत थी। लेकिन खैर वो उनका बड़ापन था, उनको भी समझ आया कि नहीं भी बड़ा नामवर बंदा है, अगर उसने कहा तो किसी वजह से नहीं चुकवाइए तो चले। ऐसे में जब फनकार कुछ क्रिएट कर रहा होता है ना, उस वक्त उसके इर्द गिर्द का मंजर, ओहदे, हर चीज खत्म हो चुकी है। उस वक्त आप उससे जो मर्जी, ना, होश आते ही फिर से वही दीवार वही सर, वाह, होश आते ही फिर से, होश आते ही फिर से वही दीवार वही सर, दीवाना किसी शख्स की सुनता भी कहाँ है। उस वक्त दीवानगी की कैफियत होती है जिससे चाहो आप टक्कर मरवा लो। वो जब होश आंदा है फिर बंदा कहता है मैं यार है की करते हैं। अच्छा, एक और बात है, ये तो बहुत ही शानदार बात है।
और ये भी जुल्फ़िकार साहब ने खुद अपने मुंह से बताया, सुनाया। अच्छा, अब आपको सुनाया, आप गवाह हैं? जी जी जी, मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तब वो बिल्कुल इस फील्ड में आए थे, अभी उनका नाम इतना हुआ नहीं था। उनके एक मैनेजर थे इकबाल नकीबी। जी, बहुत ही नामवर आदमी थे। हाँ, जी। इकबाल साहब को सारी म्यूजिक के लोग हाँ जानते हैं। जी जी, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कैसेट उन्होंने की थी, वो कैसेट लेकर जुल्फ़िकार साहब के पास आए। उस वक्त जुल्फ़िकार साहब का म्यूजिक बड़ा सुपर हिटजार था, इनके गाने हिट हुए हुए थे। तो वो इकबाल साहब ने इनको कैसेट सुनाया, इनकी आवाज़ सुनाई, तो जुल्फ़िकार साहब ने कह दिया नहीं नहीं लै जा कैसेट ना यार, आवाज़ बंदे वाला ना बुढ़ी वाला है, बंदा हिट नहीं हो सकता, या मतलब खैर वो चले गए। कोई 5-10 साल गुजरे, अल्लाह ने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को इज्जत दे दी, उनका एक नाम मकाम बन गया। एवर्ड्यू स्टूडियो में कहते हैं कि मैं मैडम नूरजहां साहिबा का एक गाना कर रहा था, इकबाल नकीबी साहब इनके पास वहाँ स्टूडियो में आए, तो उनसे मुलाकात हुई। उनसे कहते कि ना खान साहब ने तुहानू याद किया है, तुहानू इनवाइट किया अपने घर, दावत दी है। तो कहते ठक करके मुझे वो 10-12 साल पुरानी बात याद आई कि इकबाल नकीबी साहब नुसरत साहब की कैसेट मेरे पास लेके आए थे। तो उन्होंने कहा वे खान साहब, तो अल्लाह ताला ने जब उनको इज्जत भी दे दी है, तो उन्होंने कहा कि मेरा इम्तिहान तो नहीं लेने लगे। तो कहते सख्त सर्दी में मुझे मेरे पसीने छूट गए। अच्छा। पहुंचने के बाद उनसे सलाम दुआ हुई, और इतनी वो महफिल लगी हुई है, पाकिस्तान के नाम और आर्टिस्ट सभी लोग मौजूद हैं, सिंगर, एक्टर, अदाकार सब मौजूद हैं। तो अब खान साहब ने उनको अपने पास बुला लिया और बाजे पे बिठा दिया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने? नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। और वो कहते वडी दुनिया आगे, मतलब ये खान साहब उनको कहते थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब कहते थे इनको, जुल्फ़िकार साहब को। वाह वाह वाह। इन्होंने एक गाना अब गवाना था नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, लेकिन वो गए हुए थे जापान। हाँ। गए हुए थे, तो वो फिर गाना गाया, उन्होंने फीमेल गवाया उनसे, अजरा जहां साहिबा से। तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार साहब वो अस्थाई शुरू करो। तो वो गाना था ढोलना रोगी नैन वे, सोने तेनू कहण वे। तो अब वो जुल्फ़िकार साहब कहते हैं, अब वो बना हुआ था टोडी एक राग है, वो बना हुआ था उस राग में, समा जो था वक्त वो राग का था। कहते असुलन तो मुझे चाहिए था कि एमन राग को छेड़ता मैं और एमन में कुछ पेश करता या सुनाता, ताकि एक रचाओ बन जाता, एक समा बन जाता। लेकिन कहते जब वो बस मैंने अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह से दुआ की, दिल में बड़े डरे कि अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। कहते जब वो मैंने अस्थाई बजानी शुरू की, मतलब उसको चलाया, मैंने बजाया, तो कहते हैं 1 घंटे तक नुसरत साहब वो कवाली, मतलब उसकी जो अस्थाई थी उस सॉन्ग की, वो सुनते रहे राग। कहते हैं उस मतलब समा में वो जो टुकड़ी का राग का जो समा बन गया था ना, कहते मुझे खुद भी नहीं आज तक समझ आई कि मतलब वो बिल्कुल आउट था वो टाइम, तो उसमें उस राग की वो कैसे रच गया। और नुसरत साहब ने उस पुराने मामले का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि कहते हैं वहां से उन्होंने मुझे उस वक्त उस दौर में इतना इनाम दिया था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वेरी इंटरेस्टिंग इफ ट्रू। हाँ, देखो दो चीज़ें हैं उनाज़र साहब निकल के आती हैं, इससे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बड़ापन निकल के आता है। ये जो कह रहे हैं हम यकीन रखते हैं कि ये दुरुस्त बता रहे होंगे, इसको दुरुस्त माना जाए तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक ये कि नुसरत फ़तेह अली खान एक बड़े आदमी थे, न सिर्फ बड़े फनकार। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि किसी ने आपके बारे में ये कह दिया हो, जो कि जैसा कि ये बता रहे हैं, और उसके बाद आप उसको वेलकम भी करें और उसको फिर ये एक बड़ा ही इंसान कर सकता है। जी। और जुल्फ़िकार साहब को भी मैं समझता हूँ खराज तहसीन है कि एक चीज़ हो गई थी, अगर कोई राय थी उनकी किसी चीज़ के बारे में, वो भी उस्ताद थे अपने काम के और कमाल के उस्ताद थे, तो उन्होंने बड़े इनकी ईमानदारी से इनके साथ शेयर की। तो दोनों बड़े लोग जो हैं वो उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है, तो ये सीखना चाहिए लोगों को। मोहतरमा एनी गिल्ट? जी, वो बस एक बच्चा था एक दफ़ा, तो उसने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में पंखा नहीं है या क्या, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे पंखा ले दें। अच्छा। कुछ इस तरह, तो मैं उसको बिल्कुल लेके देना चाहती थी। मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया, तो मैंने कहा मैं जाके तुम्हें वो भिजवाती हूँ। तो बस मैं, क्योंकि वो रास्ते में कहीं मिला था, तो उस वक्त मेरे पास उस वक्त नहीं थे पैसे कि मैं उसको अभी उसी वक्त निकाल के दे देती। तो वो चलते चलते मुझे रास्ते में, मैं खैर कोई स्कूल ड्रॉप करने गई थी, आपको पता है रास्ते में जो मिल जाते हैं इस तरह ज़रूरतमंद जो भी, तो वो मैं जब घर जाके उसको फ़ोन ट्राई करती रही हूँ तो उसका फ़ोन नहीं चला। अब वो पता नहीं वो उसका फ़ोन, तो वो मैंने अभी तक, अगर आप उसका मेरा नंबर फ़ोन देखें ना, तो उस बच्चे का नंबर आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने उसका नंबर, लेकिन वो बच्चा मैं ढूंढ नहीं पा रही। तो उसकी जगह मैंने और उसके नाम के कई और लोगों को दे दिए हैं उसके नाम का करके कि मैंने उससे वादा किया था, और क्योंकि अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा। ये मैं आपको नंबर दिखाऊं, मैंने अभी तक उसका ना सेव किया हुआ है, ये देखें। जी, आप अगर
शीप लाएं तो नहीं नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही ये हो, देखें। यकीनन। हाँ जी, आदिल, हाँ आपने लिखा ये है। देखें जी। पूरा, लेकिन ये नंबर कभी चला नहीं। हाँ तो मतलब क्योंकि वो पूरा नाम आपको सरनेम से याद होता है तो फिर मैंने इस तरह लिख दिया। मेरी ये भी गुस्ताखी है, मैंने इस तरह लिख दिया। लेकिन द पॉइंट इज के मुझे फिर आई रियली वांटेड टू हेल्प दैट चाइल्ड, लेकिन मैं कर नहीं सकी, तो उसका मुझे रिग्रेट है काफ़ी। तलत